जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है स्थानीय शासन। तो चल रहे हैं हम समझने स्थानीय शासन को कि स्थानीय शासन पहले तो हम समझेंगे स्थानीय शासन है क्या और हमें स्थानीय शासन की क्या जरूरत पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में दो प्रकार की शासन व्यवस्था है, एक है पूरे देश के लिए और एक है हमारी राज्यों के लिए। तो हमारे देश में हमने राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है वो संघीय ढांचे पर अपना रखी है। हमने पढ़ लिया, समझ लिया लास्ट वाले चैप्टर में। अब हम चल रहे हैं एक नई शासन व्यवस्था को समझने, इसे कहते हैं स्थानीय शासन। तो हमने ये क्यों बनाया, इन सब चीजों के बारे में हम आज विस्तार से समझेंगे। पहले तो चैप्टर को चल रहे हैं समझने कि इस चैप्टर में हम किन किन विषयों से रूबरू होंगे, फिर उसके बाद स्थानीय सरकार की क्या जरूरत है इसको समझेंगे, फिर आगे अध्याय में चलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है स्थानीय शासन। केंद्रीय और प्रशासनिक स्तर प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं। आप जानते हैं कि हमारे देश में दो स्तर की सरकार तो मौजूद है, एक केंद्र स्तर की और एक प्रादेशिक स्तर की, मतलब राज्य स्तर की। ठीक है, लेकिन फिर भी ये देश के प्रशासन को चलाने के लिए काफी नहीं है। अगर आप इतिहास को समझने चलेंगे तो भारत में जब से भारत बना है तब से ही भारत में शासन के 3 स्तर या 4 स्तर मौजूद रहे हैं हमेशा। पहले स्तर पे आपकी जो एक शासन जो पूरे देश पर शासन करता था, फिर उसके बाद राज्यों का शासन होता था, फिर उसके बाद प्रदेशों को बांटा गया था, राज्यों को, फिर उनको जिलों में, फिर जिलों को गांवों में बांटा गया था। हमेशा पंचायतें रही, लेकिन आजादी के एक लंबे समय तक हमारी इस पंचायती व्यवस्था को एक संवैधानिक अधिकार नहीं मिला हुआ था। हमारी इस आपकी ये जो पंचायती व्यवस्था थी इसे संवैधानिक अधिकार नहीं मिला हुआ था। तो ये जो तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था थी, ये एक कह सकते हैं आप ये कहिए कि ये संवैधानिक रूप से कोई सरकार नहीं थी। लेकिन सरकार जब देखती है कि सरकार को देश के प्रशासन को चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से वो आशंका कर रहे थे उस प्रकार से उन्हें सरकार की मूलभूत योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने में समस्या हो रही है, तब जाकर सरकार ने उस स्थानीय शासन व्यवस्था को पुनः विकसित करने का और उस स्थानीय शासन को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का काम किया, जो कि आज विद्यमान है शहरों में नगर पालिका के रूप में और गांवों में नगर पंचायत के और ग्राम पंचायत के रूप में। समझ में आई बात? तो ये आज मौजूद है और ये गांवों का प्रशासन को चलाने में सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की मदद कर रही है। चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। आपकी स्थानीय शासकीय निकाय की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इन 4 मुद्दों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। चल रहे हैं पहले मुद्दे को समझने। पहला मुद्दा है स्थानीय सरकार क्यों चाहिए हमें स्थानीय सरकार। देखो, जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं होती तब तक उस चीज को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं होता। हम खाने पे तभी जाते हैं जब हमारे पेट में चूहे कूदते हैं, उससे पहले हम खाने की तरफ देखते तक नहीं। बेवजह किसी चीज की इस दुनिया में किसी को जरूरत नहीं होती। पानी भी इंसान तब पीता है जब उसे प्यास लगती है, बिना प्यास के वो पानी के गिलास तक नहीं जाता
है। तो ये स्थानीय जो सरकार है, इसकी भी सरकार को जरूरत महसूस हुई होगी, तभी सरकार ने इसको बनाने का काम किया, नहीं तो सरकार इसे बनाती नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको बनाने के पीछे का मूल उद्देश्य था, सरकार की जो प्राथमिक योजनाएं थी वो गांवों में उस प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी जिस प्रकार से उन्हें होना चाहिए था। तो और उस चीज की वेरिफिकेशन के लिए गांव में कोई जिम्मेवार व्यक्ति भी नहीं था। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये काम किया, एक सरकारी निकाय बनाया, एक पूरी संस्था बनाई और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आने वाली स्थानीय सरकार का निर्माण किया। एक लोकतांत्रिक पूरा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, सेम उसी पैटर्न पर गांव के प्रधान का इलेक्शन भी होता है। जो विधायक और सांसद के इलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर आपके गांव के प्रधान के लिए भी होता है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हो जाता है कि गांव का प्रधान, अब भाई अगर सरकार की योजनाएं गांव में इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो सरकार एक गांव के प्रधान को पकड़ के पूछ तो सकती है, भैया हम पैसे भेज रहे हैं फिर भी आपके गांव में काम क्यों नहीं हो रहा। पर पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले ये संवैधानिक पद ही नहीं था। तो आप किसी को गांव में होने वाले काम के लिए जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते थे, लेकिन अब आप उसके लिए ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक व्यक्ति को फिक्स रूप में जिम्मेदारी सौंप दी है, आपने जिम्मेदारी सौंपी है। तो अब अगर वो काम नहीं करता है तो आप उससे जवाब तलब कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पहले नहीं था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये किया और आपके 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से गांव में स्थानीय सरकार स्थापित की गई। गांवों में और शहरों में आपकी नगर पालिकाएं, जैसे हम लोग एनडीएमसी के एरिया में रहते हैं, इसलिए हमारा जो वार्ड है इसमें कोई नगर पालिका या नगर परिषद नहीं है। लेकिन आप चले जाएंगे एमसीडी के एरियाज में तो वहां पर होते हैं आपके नगर पार्षद होते हैं, ठीक है। तो वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग जनता से चुनकर आए होते हैं और वो लोग प्राथमिक तौर पर जनता के काम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे गलियों की सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा, ये सारे काम कराना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। लोगों की जाति प्रमाण पत्र बनवाना, लोगों के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सब कामों की देखरेख कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो वही चल रहे हैं हम समझने। मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर, मध्य प्रदेश का एक जिला है, क्या है नाम उसका? सीहोर। गीता राठौर इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव में सड़क बनवाने में किया। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। ये याद रखना। अभी एक और उदाहरण पढ़ रहा हूं। सफल महिला की ऐसी ही एक कथा और है। यह महिला तमिलनाडु के एक गांव वेगवसल की सरपंच थी। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन वेगवसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर
कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वेसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराएं। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज बताया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है या पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। तो आपने देखा, दो उदाहरण देखे आपने। पहला उदाहरण बता रहा है कि इस स्थानीय सरकार के कारण गांवों का काया पलट होने लगा। इस स्थानीय सरकार के कारण गांवों से अब जननेता उभरने लगे जिनका वास्तविक रूप से जमीनी तौर पर जना आधार था। आपकी एक सामान्य सी गृहिणी क्या बन गई? गांव की सरपंच बनी और दोबारा गांव के लोगों ने उसे दोबारा चुना। क्यों? क्योंकि उसने गांव के उद्धार के लिए अच्छे काम किए, जिस कारणवश उसे पुनः गांव की सरपंच के रूप में चुना गया। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसने गांव के उद्धार के लिए जो सरकारी पैसा आया उसका सही से इस्तेमाल किया और गांव का विकास किया। तो अब आप समझ में, स्थानीय सरकार के आ जाने से गांव में क्या तब्दील हुआ? गांव में एक व्यक्ति आया जो गांव के विकास के लिए जिम्मेदार हुआ, जो गांव के विकास के लिए सरकारी तौर पर जिम्मेदार हुआ। अब अगर गांव में कोई विकास नहीं होता है तो गांव का व्यक्ति जाकर अपने प्रधान से पूछ तो सकता है कि क्यों हमारे गांव में वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले कोई संवैधानिक पद ही नहीं था। अब एक संवैधानिक पद आ गया जिसके कारण से अब गांव के लोग उससे प्रश्न तो कर सकते हैं कि अगर हमारे गांव में सफाई की व्यवस्था नहीं है, तालाब की व्यवस्था नहीं है और महिलाओं के स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो आप उनसे प्रश्न तो कर सकते हैं ना। पर पहले ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पहले कोई ऐसा पद नहीं था संवैधानिक तौर पर। और दूसरा उदाहरण ये बताता है कि गांव की संबंधित मामलों पर आखिरी निर्णय लेने का अधिकार गांव की ग्राम पंचायत का, ना कि सरकार का। गांव की बिना इजाजत के आप गांव की संपत्ति का तिनका भर नहीं ले सकते। न्यायपालिका ने बताया ना कि अगर संविधान ने इस सरकार को मान्यता दी है तो सरकार भी, जो राज्य सरकार भी, वो इसके अधिकारों में किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं कर सकती। दिखाया ना उसने। दूसरे वाले उदाहरण में आपको पता चला ना कि सरकार ने आवंटित कर दी तो कलेक्टर साहब ने आदेश जारी कर दिया ग्राम पंचायत को कि आप ये जमीन इनको हस्तांतरित करें, लेकिन उन्होंने नहीं की और उन्होंने न्यायालय में इसके लिए अपील करी और पहली बार उन्हें न्याय नहीं मिला, पर दूसरी बार जब उन्होंने करा तो आपके जज साहबों ने उन्हें न्याय दिया और कहा कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने उन्हें अधिकार दे रखा है। अगर संविधान ने उन्हें ये शक्तियां दे रखी है तो कलेक्टर का, राज्य सरकार भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। बिना ग्राम पंचायत की परमिशन के आप ग्राम पंचायत की जमीन पर कोई भी किसी भी प्रकार का फैसला नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आप समझिए कि गांव की संपत्तियों के लिए कोई तो जिम्मेदार हुआ, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा। तो ये इन चीजों ने गांव में एक प्रकार से लोकतांत्रिक भावना को भी पैदा किया। अब एक प्रकार से आप जान लीजिए, अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि क्या होता है चुनाव के महत्व क्या है। नहीं, पहले तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि पहले जो था विधायकीय स्तर पे था और संसदीय स्तर पे था, उतने बड़े स्तर के नेताओं तक इनकी पहुंच ही नहीं होती थी, बस वोट डालकर चले आते थे। लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति को वो चुन रहे हैं जो उन्हीं में से एक है और प्रतिदिन उसके साथ उनका मेल जोल है,
तो इससे क्या हुआ, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भावना का बढ़ाव हुआ और लोकतंत्र के प्रति सम्मान बढ़ा। और इससे देश में, आप ये जान लीजिए, देश में जमीनी स्तर के नेता पैदा होने लगे और देश में जमीनी स्तर की राजनीति होने लगी। गांवों के मुद्दे अब विधानसभा के चुनाव में, केंद्र सरकार के चुनाव में दिखने लगे। गांवों की समस्याओं पर बात होने लगी क्योंकि अब उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई है जो उनकी बात को रख रहा है और गांवों का विकास भी इसके माध्यम से होने लगा। क्योंकि अब एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर वो काम नहीं करता गांव के लिए तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उसे तलब कर सकते हैं, कलेक्टर उसे तलब कर सकता है कि हम पैसा भेज रहे हैं फिर भी आप गांव का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हमने शौचालय के लिए आपको पैसे भेजे फिर भी आपने शौचालय क्यों नहीं बनवाए। अब आप कर सकते हो ना किसी को तलब, लेकिन इससे पहले तो किसी को आप तलब नहीं कर सकते। वो गांव की पंचायत थी, अब उसमें तो आप किसी को नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आपने किसी को जिम्मेदारी नहीं दी है। अब आपने संवैधानिक रूप से किसी को जिम्मेदारी दे दी है उन कामों को करने के लिए, तो आप उससे प्रश्न कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो इस चीज के लिए, स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए आपके स्थानीय शासन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी सरकारी योजनाओं को सही रूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके स्थानीय सरकार की जरूरत थी। इसीलिए सरकार ने इस बात को समझा और 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत आपकी स्थानीय सरकार को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। आगे सुनिए, ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं है। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। ये कथाएं इस बदलाव का सबूत पेश करती हैं। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। समझ आई बात। गांव के चुनाव में कभी पार्टिसिपेट किया पापा ने? पापा जाते हैं गांव में? अभी आपका गांव में घर है ना? तो कहाँ है गांव में? तुलसीपुर जिला बताओ। जिला कोई बात, ठीक है। तो गांव में जब चुनाव होता होगा तो कोई भी खड़ा होता होगा तो पापा मम्मी जाते होंगे, चाचा चाची ये लोग वोट डालने जाते होंगे, क्योंकि एक एक वोट का वहां पर जिला अमेठी, हाँ जिला अमेठी, तो आप तो पास की, तो बहुत ही महत्व रखता है एक एक वोट, क्योंकि गांव के लोगों के बीच में ही है, तो इसलिए वहां पर एक एक वोट मायने रखता है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक एक वोट। तो आप ये जान लीजिए, इससे क्या, इससे आपके अंदर क्या संवैधानिक ड्यूटी की जिम्मेदारी पैदा हुई। आप भी जानने लगे कि मेरे एक वोट से मेरे गांव का परिवर्तन होगा। तो आप में ये अवेयरनेस आई कि हमारे वोट की क्या वैल्यू है। पहले लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन इस चीज ने गांव के लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर दी कि हमारे वोट की क्या वैल्यू है, हमारे वोट से हमारे गांव का कितना विकास हो सकता है। इस चीज की भावना ने उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना को जगाया और उस राजनीतिक चेतना ने गांव के काया पलट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप देखिए आज के टाइम पे बहुत सारे सरपंचों को मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे सरपंच और उनके गांवों को अवार्ड दिए गए हैं और उनके गांवों की तस्वीर देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आपका एक तमिलनाडु या केरल का एक राज्य गांव है जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, अपने लिए खुद इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, सब कुछ करता है वो अपने आप में। सिर्फ कैसे? क्योंकि उनका एक ग्राम प्रधान अच्छा बन गया और उसने पूरे गांव की काया पलट कर दी। और आपके ऐसे राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है बहुत सारी ग्राम पंचायतें जिनका काया पलट हो चुका है। सिर्फ क्यों? इस स्थानीय शासन के कारण। इस स्थानीय शासन ने उन जिम्मेदारियों को समझा और पूरे गांव का काया पलट कर दिया, पूरे गांव का काया पलट कर दिया। समझ में आई बात? आगे सुनिए।
गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है कौन सा? आपका स्थानीय शासन। क्यों? क्योंकि आप में से ही कोई उस पद पर होता है, गांव का ही कोई ना कोई व्यक्ति उस पद पर होता है, तो इसीलिए कहा गया है आपका स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है, इसीलिए कहा गया है ये शब्द। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है। स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नजदीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। गीता राठौर वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। वेगा वेसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा। अपनी जमीन के साथ क्या करना है यह फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ में रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ। इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। तो अब आपने देख लिया कि यह स्थानीय शासन सिर्फ गांव के सबसे नजदीकी वाला शासन नहीं है, ये उनकी समस्या में भागीदारी करने वाला शासन है। ये उनकी समस्याओं को खुद झेल रहा है, तो जो उस समस्या को झेल रहा है वो उस समस्या को सही से समझेगा भी और उस समस्या का सही से निदान भी करेगा। क्योंकि भैया गांव का ही व्यक्ति है ना वो, जो उस पद पर आया है। अब वो अगर उसे भी भैया वो समस्याएं दिख रही हैं तो वो भी उसका समाधान करेगा ही करेगा, क्योंकि वो भी तो उस समस्या को झेल रहा है, तो वो उस समस्या को समझेगा और गांव वालों को जल्दी से जल्दी उस समस्या से निकालने का प्रयास करेगा। समझ में आएगा? लेकिन ये जो आपके विधायक हैं, ये जो आपके सांसद हैं, ये आपसे कोसों दूर होते हैं, ये आपसे कोसों दूर, ये आप इन्हें नहीं कह सकते ये हमारे नजदीकी शासन, कदापि हम अरविंद केजरीवाल जी से नहीं मिल सकते उतनी आसानी से जितनी आसानी से हम अगर गांव के अपने अगर हमारा निगम पार्षद होता तो हम उससे जितनी आसानी से मिल सकते, लेकिन ये हमारे क्षेत्रों में, एनडीएमसी के क्षेत्रों में नहीं है। अब गांव जैसे कॉलोनियां, जो सरकारी कॉलोनियां, वहां पर भी प्रधान होते हैं, तो उनसे आप अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उनसे आप फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जो गांव का प्रधान होता है उससे आप फैमिली प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे भावनात्मक रूप से भी जानते हैं, क्योंकि वो आपके गांव का है, वो आपके गांव का है, वो आपकी समस्याओं को अपनी समस्या की तरह समझता है। लेकिन ये इस चीज ने ग्रामीण विकास में इस स्थानीय शासन की बहुत बड़ी भूमिका को पैदा कर दिया और आज आपके गांव की काया पलट में इस ग्रामीण स्थानीय शासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस स्थानीय शासन ने इस प्रकार से आपके गांवों की काया पलट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन प्राथमिक समस्याओं को उसने खुद देखा, अनुभव किया और उन्हें समाप्त किया, क्योंकि वो भी भागीदारी कर रहा है, उन समस्याओं को देख रहा है अपनी खुद की आंखों से। चलो, लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवित और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौर की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में एक है। वैगी वेसल ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। तो अब यह आप जान लीजिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जवाबदेही। तो आप यहाँ पर अपने गांव की समस्याओं की पूर्ण रूप से जवाबदेही ले सकते हैं गांव के प्रधान से। तो असली रूप में लोकतंत्र तो ग्राम पंचायत में ही है, असली रूप में।
क्योंकि आप वहां पर सीधे आप पर शासन करने वाले व्यक्ति से मुखातिब होते हैं सीधे तौर पर, और आपकी समस्याओं को आप सीधे उस तक पहुंचा सकते हैं। गांव में अगर आपने ग्राम पंचायत सीरीज देखी हो तो आपको सब कुछ पता होगा। पंचायत में आप देख सकते हैं गांव की प्रधान सभी, गांव में कोई भी समस्या होती है तो गांव के प्रधान को सबसे पहले तलब किया जाता है। गांव की सड़क के लिए, चाहे गांव की नालियों के लिए, कुछ भी हो, गांव की समस्या का सबसे पहले जिम्मेवार आप गांव के प्रधान को बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय पर यह पद मौजूद है, और अगर ये पद नहीं होता तो आप कभी भी किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते थे, कभी भी नहीं। तो इस चीज ने गांव में एक लोकतांत्रिक सद्भावना को पैदा किया, लोकतांत्रिक चेतना को पैदा किया, और लोकतंत्र के प्रति सम्मान की भावना को पैदा किया। आज के टाइम पे गांव के लोग जब चुनाव होता है ग्राम पंचायत का, तो उनके अंदर एक नया उत्साह दिखता है, उनके अंदर एक लोकतांत्रिक चेतना दिखती है, लोगों के साथ संवाद का रिश्ता बनता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, ये सारी चीजें उनके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इस चीज को पैदा करने में आपके स्थानीय शासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये समझिए, आप डीपली समझिए कि क्या क्या चीजें हुई, आप खुद देखिए। अब स्थानीय शासन आया, वो भी सेम पैटर्न पे आया है, चुनाव होगा, चुनाव में जो सबसे अधिक जीतेगा वही, सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली यहाँ पर भी है। जो 5, 6, 10 लोग जितने खड़े होते हैं, जो उनमें से सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है, सीधी बात। तो इससे क्या हमारे देश की जनता को पता चला हमारे देश में चुनाव की क्या प्रणाली है, सारी प्रणालियां उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आई। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें भी समझने में हमारे स्थानीय शासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और लोकतंत्र में क्या जवाबदेही होती है, क्या जिम्मेदारी होती है, इस चीज को भी सुनिश्चित करने में आपके स्थानीय शासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है। आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता का इस सवाल से कहीं ज्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। तो अब आप जान लीजिए, स्थानीय शासन का हर काम गांव के लोगों की नजर में होता है। तो आप ये जान लीजिए कि स्थानीय शासन ये निर्धारित कर देता है कि आपकी केंद्र सरकार, आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है, आपकी केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है। इस चीज का आपके स्थानीय शासन से पता चल जाता है। अगर आपकी केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकारें बेहतर काम कर रही हैं तो आपके गांव में भी बेहतर काम आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर गांव में काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब या आपका प्रधान चोर है, या फिर आपकी केंद्र सरकार या आपकी राज्य सरकार चोर है, क्योंकि गांव में कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अगर गांव का प्रधान चोर होगा तो जनता उसे लात मार के बाहर कर देगी अगले चुनाव में। समझ में आएगा? तो इस चीज से जवाबदेही पैदा होती है, और जो सामान्य मुद्दे हैं उन सामान्य मुद्दों का जल्दी से जल्दी समाधान होता है। पहले जहां नाली बनाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, कच्ची सड़क को ईंटों वाली सड़क बनवाने के लिए कलेक्टर के ऑफिस, आपके विधायक के पास भागना पड़ रहा था, अब वो करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। अगर गांव की अब सड़क नहीं बन रही, नालियां नहीं बन रही तो आप, और सफाई नहीं हो रही, तो आप अपने ग्राम पंचायत के प्रधान को तलब कर सकते हैं और उससे सख्ती के साथ प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन आप विधायक के पास ऐसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे, विधायक की लाठी मरवा के बाहर करवा देंगे इसको। पर आप गांव के प्रधान को गांव के 10 लोगों के साथ मिलकर कर सकते हो, आप वैसा उसके साथ प्रश्न। तो इस चीज ने गांव में लोकतांत्रिक भावना को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, और हमारे संविधान निर्माताओं का भी
ये मानना था, लेकिन वो प्रारंभ में नहीं दे पाए बहुत सारी समस्याओं के कारण। लेकिन अब जब हुआ है तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन लोगों का मानना है कि हमारे स्थानीय शासन को ज्यादा से ज्यादा जो बुनियादी काम है वो ज्यादा से ज्यादा उनके हाथ में दिए जाने चाहिए, जिससे कि कामों को कराने में तेजी आए और गांव के विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।